सो हेलो एवरीवन, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर एंड फीवर से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी इंडिविजुअल का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर किन किन साइट्स पे मेजर करते हैं। सो वी कैन मेजर इट एट रेक्टम, द ओरल म्यूकोसा, एक्जिला एंड ग्रोइन, राइट। इसमें से रेक्टम को जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड साइट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर बॉडी टेम्परेचर के क्लोजेस्ट होता है ये, पर इट्स नॉट वेरी फीजिबल, इसीलिए हम इसे ओरल म्यूकोसा और एक्जिला पे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रेफर्ड साइट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल। नॉर्मल इंडिविजुअल का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए आइडियली वो 36.8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बट देयर इज एन रेंज ±0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक और चीज़, टेम्परेचर में डायर्नल वेरिएशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपका बॉडी का टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंसी के साथ रहेगा, है ना। सुबह और शाम टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, और बॉडी में क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो इस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फीवर। फीवर बेसिकली होता क्या है? Fever is nothing but it is regulated rise in the core body temperature. See, every time I'll be considering the core body temperature. तो फीवर का मतलब ही होता है, बुखार का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है उसमें एलिवेशन है, उसमें राइज है। अब डेली फ्लक्चुएशन, मैंने वही बताया कि हमारे पास डायर्नल वेरिएशन भी है, तो उससे ज़्यादा कोर बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है इन कॉन्जुगेशन विथ हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी सेट पॉइंट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फीवर की बात करते हैं तो एक रेगुलेटरी सेट पॉइंट है हाइपोथैलेमस का। देखिए, इट्स लाइक दिस कि हमारी बॉडी में जो रिमोट कंट्रोल है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का, वो हाइपोथैलेमस के पास है। और हम ये बोलते हैं कि फीवर किसी इंसान को तब बोलेंगे हम जब ये जो सेट पॉइंट है हाइपोथैलेमस का, उसमें अगर कोई दिक्कत हो जाए या उसका टेम्परेचर एलिवेट हो जाए तो उसको अपन फीवर बोलते हैं। फीवर के इन्फेक्शियस कॉजेज तो हो ही सकते हैं, तो इन्फेक्शन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फीवर एंड दैट्स वेरी कॉमन। कोई भी इन्फेक्शन किसी इंडिविजुअल को हो जाए, टाइफॉइड हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो फीवर आती है। पर कुछ नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़ भी होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मैलिग्नेंसी में फीवर आ सकती है, ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, ड्रग फीवर होता है, और इवन हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर आता क्यों है हमें, या फीवर होता क्या है, क्यों होता है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? सो वेरी सिंपल रीज़न बिहाइंड इट, in 2 words if you want to answer this, it is interleukin 1 beta and prostaglandin E2, right। और अगर डिटेल्ड समरी देखनी है तो क्या होता है, देखिए, मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया, इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, या कोई इंजरी हुई किसी जगह पे, तो हमारी बॉडी की तुरंत इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, उस पर्टिकुलर साइट पे सारी मोनोसाइट्स आती हैं और वो इंटरल्यूकिन 1 बीटा रिलीज़ करती हैं। वो इंटरल्यूकिन 1 बीटा हमारे सर्कुलेशन में आता है और हाइपोथैलेमस में OVLT नाम की एक साइट होती है, इसको VOLT भी बोलते हैं अपन, ये उस पर्टिकुलर जगह पे जाता है ना, और वहाँ पे लोकल इंक्रीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का, ठीक है। तो ब्लड में इंटरल्यूकिन्स रिलीज हुए और हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज़ हुआ। ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ाता है और धीरे धीरे ये पूरी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। द सेम थिंग हैज़ बीन समराइज्ड ओवर हियर। ध्यान रखिएगा, पहले हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द फीवर, ठीक है। अब फीवर तो एक चीज़ होती है, हाइपरपायरेक्सिया क्या है, हाइपरथर्मिया क्या है, हम इसको समझते हैं। फीवर में आपको इतना समझ में आ गया कि कोर बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है, थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म्स में कोई दिक्कत हुई है उसके कारण, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्वॉल्व हैं इसमें। यूजुअली टेम्परेचर जब 37.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो हम बोल देते हैं कि फीवर है, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए आप यूजुअली एंटीपायरेटिक्स देते हो, जैसे कि पैरासीटामॉल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बॉडी के रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं, यानी हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मल पे ला पाए, उसको फीवर बोलते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखो, दोनों अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। फीवर एक कहानी है, ठीक है, इसमें हाइपोथैलेमस के हाथ में है रिमोट कंट्रोल। जब मैं बात करती हूँ हाइपरथर्मिया की, तो हाइपरथर्मिया में हाइपोथैलेमस का कोई योगदान नहीं है। हाइपोथैलेमस इज नॉट एट ऑल कंट्रोलिंग इट, राइट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर अनकंट्रोलेबली राइज करता है, राइट। ओवर हियर जैसे मैंने बोला कि 37.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो
एक कंट्रोल में है, आप पीसीएम दे रहे हो तो फीवर इज कमिंग अंडर कंट्रोल। हाइपरथर्मिया में बहुत मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना, एंड इट इज़ हैविंग पुअर प्रोग्नोसिस, है ना, इवन डेथ हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस का योगदान नहीं है, कोई हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट में इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, हमारी बॉडी का कोई थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म नहीं काम कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे फीवर में बताया कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म बिल्कुल होते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो हाइपरथर्मिया की जब हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस का कंट्रोल नहीं होता, मैंने बता दिया है। हीट स्ट्रोक इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैंने बोला एनवायरमेंटल फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इवन ड्रग रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, सो दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे मैंने 37.7 से ज़्यादा बोल दिया है ना, तो कितना भी हो सकता है, तो ये मान सकते हो कि 41 तक जा सकता है, पर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके लिए आप पीसीएम वगैरह नहीं दे सकते, जैसे फीवर में तुमने पीसीएम दिया, यहाँ पे पीसीएम वगैरह का कोई रोल नहीं है। आपको रैपिड कूलिंग करनी पड़ेगी, टैपिड स्पॉन्जिंग करनी पड़ेगी और सपोर्टिव केयर देना पड़ेगा पेशेंट को। मैंने बोला इसकी ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है। फिर एक चीज़ होती है उसको हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। हाइपर पायरेक्सिया क्या है भाई, एक्सट्रीमली हाई फीवर होता है ये, मतलब ये है तो फीवर ही, पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, सोचो 41.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। तो ये कब कब होता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखते हैं। इसमें भी कोर बॉडी टेम्परेचर ही राइज हो रहा है, राइट, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है इसका सेप्टिसीमिया, है ना, पूरी ब्लड में ही इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। पॉन्टाइन हेमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। थर्मो रेगुलेशन के हाथ में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मैंने आपको बताया। और रेगुलेटरी मैकेनिज्म यहाँ पे भी काम नहीं करते। ठीक है, तो फीवर ही है जो हमारे कंट्रोल में है, हाइपर पायरेक्सिया भी आपके कंट्रोल में नहीं है। सीवियर इन्फेक्शन है, सीएनएस हेमरेज है और ट्रॉमा के केस में हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि बेसिकली एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको अगर ट्रीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर सेप्टिसीमिया है तो आपको इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा, आईवी एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ फीवर क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कंटिन्यूअस फीवर या सस्टेन्ड फीवर। कंटिन्यूअस फीवर या सस्टेन्ड फीवर क्या होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, हमारा एक बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, अब जब मैं कंटिन्यूअस फीवर की बात कर रही हूँ या व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट सस्टेन्ड फीवर, जब मैं सस्टेन्ड फीवर या कंटिन्यूअस फीवर की बात कर रही हूँ तो ये बोल रहा है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एलिवेटेड तो रहेगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फ्लक्चुएशन 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होते या 1 डिग्री सेल्सियस से कम के फ्लक्चुएशन होते हैं। जैसे मान लो अगर अभी किसी का टेम्परेचर 38 है तो हो सकता है वो 39 हो जाए, हो सकता है वो 37 हो जाए, पर कभी 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 कंटिन्यूअस फीवर में। पॉइंट नंबर 2 है कि बेस लाइन को भी कभी टच नहीं करता। जैसे मैंने ये ब्लैक लाइन जो बनाई है ये बेस लाइन है, तो भैया टेम्परेचर तो एलिवेटेड होगा, है ना, पर वो 1 डिग्री सेल्सियस से कम का फ्लक्चुएशन होगा, वो बेस लाइन को कभी टच नहीं करेगा। ये कंटिन्यूअस फीवर होता है, ये निमोनिया में आता है, मेनिंजाइटिस के केसेस में आता है, सो दैट इज़ नोन एज कंटिन्यूअस फीवर। ओके, स्पेशली निमोकोकल जो निमोनिया होता है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीवर होता है रेमिनेंट फीवर। रेमिनेंट फीवर क्या होता है, इसमें भी बेस लाइन को वो टच नहीं कर रहा है, इसमें भी बेस लाइन को टच नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे फ्लक्चुएशन 1 डिग्री सेल्सियस से कम का है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का है ना। मतलब अगर एक टेम्परेचर मान लीजिए आपका 38 है तो हो सकता है जो फ्लक्चुएशन है नेक्स्ट वो 41 हो जाए, एंड अगेन मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का फ्लक्चुएशन होगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेमिनेंट फीवर। समझ में आ रहा है, सो दैट इज़ नोन एज रेमिनेंट फीवर। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, आई एम ड्रॉइंग इट विद पर्पल कलर। ओके, सो यू कैन सी अगेन ये बेस लाइन को टच नहीं कर रहा है पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है। इस एक्सेस में मैंने फ्लक्चुएशन बताया वाई एक्सेस पे। ये कब देखने को मिलता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में, रिकेट्सिया के केस में, ब्रूसेलोसिस को केसेस में। तो ये हो गया आपका रेमिनेंट फीवर। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है कि भैया इसमें दिन के कुछ घंटों में फीवर होता है, पूरे टाइम नहीं होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। और यहाँ पे वो बेस लाइन को भी टच करेगा। सो आई एम ड्रॉइंग इट विथ लेट अस से दैट ग्रीन कलर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, पर बात ये है कि वो बेस लाइन को ज़रूर टच करेगा, तो वो होता है इंटरमिटेंट फीवर, है ना। मलेरिया में देखने को मिलता है, टीबी के केसेस में देखने को मिलता है, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल भी आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको मलेरिया के कुछ फीवर्स याद रखने हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल
क्वाड्रिटियन फीवर, इसमें क्या होता है, वो 12 आवर्स में रिपीट करता है खुद को, 12 आवर्ली रिपीट करता है, राइट, दैट इज वन थिंग। काला आजार आप इसका एक एग्जांपल याद रखो, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रिटियन फीवर। क्वाड्रिटियन फीवर क्या होता है, जो 24 आवर्स एक दिन में रिपीट करता है खुद को। ये आपको फैल्सीपैरम और वाइवैक्स में देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो याद रखना है आपको। तीसरा है टर्शियन फीवर। टर्शियन फीवर क्या होता है, ये हर 48 घंटे में खुद को रिपीट करता है। ये भी फैल्सीपैरम, ओवेल और वाइवैक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और एक होता है क्वार्टन फीवर, ये हर 72 घंटे में खुद को रिपीट करता है और ये आपको प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस में देखने को मिलता है, दैट इज़ वॉट यू नीड टू नो, ठीक है। एक होता है पेल एप्स्टीन फीवर। ये क्या होता है, इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, इंटरमिटेंट। क्या होता है, तो कुछ दिनों के लिए फीवर होगा, ठीक है, फिर एक फेज़ आएगा, ए फेब्राइल फेज़ होगा, फिर कुछ दिनों के लिए फीवर होगा, फिर एक ए फेब्राइल फेज़ आएगा, राइट। सो ये बेसिकली एक रेयर चीज़ होती है, हॉजकिंस लिम्फोमा में आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइप का फीवर होता है जिसको हम लोग रिलैप्सिंग फीवर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, बेसिकली फीवर के इंटरवल होते हैं, मतलब फीवर में आपके पास फीवर होगा, फिर लो ग्रेड फीवर्स के कुछ एपिसोड्स होंगे, है ना, फीवर, नो फीवर और लो ग्रेड फीवर का कुछ एपिसोड, फीवर, लो ग्रेड फीवर एंड नो फीवर का कुछ एपिसोड, उसको बोलते हैं हम लोग रिलैप्सिंग फीवर। ये भी हमको मलेरिया में मिलता है, लिम्फोमा के केसेस में भी मिल सकता है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। लास्ट पॉइंट विच आई वांट यू टू रिमेंबर, अगर फीवर नाइट स्वेट्स के साथ एसोसिएटेड है ना, रात में पसीना आ रहा है, तो हमारे दिमाग में टीबी और ब्रूसेलोसिस, ठीक है, ब्रूसेलोसिस, टीवी हो गया, ब्रूसेलोसिस हो गया, ठीक है, सब अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, इसके अलावा लिम्फोमा वगैरह आना चाहिए दिमाग में। टीबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फीवर ब्रेडिकार्डिया के साथ एसोसिएटेड है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड इज टाइफॉइड फीवर, ठीक है। एक और चीज़, अगर स्टेप लैडर फीवर कहीं पे लिखा जा रहा है, सो दैट इज सीन इन टाइफॉइड, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इज फीवर ऑफ अननोन ऑरिजन, दैट्स लास्ट टॉपिक ओवर हियर। देखिए, इसकी डेफिनेशन पहले तो समझो। फीवर ऑफ अननोन ऑरिजन का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो टेम्परेचर है वो 38.3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, या आप 101 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रख लो। किसी इंडिविजुअल का अगर बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है 3 हफ्तों से ज़्यादा के लिए, और मैंने सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस को करा लिया है पर मेरे को इटियोलॉजी नहीं पता चली, है ना, मतलब मुझे कॉज नहीं पता चला, ठीक है। और एक चीज़ और, ये किसी भी तरीके की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के कारण भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को HIV है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, तो उस पर्टिकुलर फीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ये इन्फेक्शंस में मिलता है, कई बार मैलिग्नेंसी में मिलता है, ऑटो इम्यून कंडीशंस में मिलता है, ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, राइट, और कुछ अदर कॉजेज भी होते हैं। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस वही CBC आप कराओगे, ESR कराओगे, CRP कराओगे, है ना, एक्सरेज कराने हैं आपको, ऑल द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस विच यू कैन थिंक ऑफ, ये हम इसमें कराते हैं। सो थैंक यू सो मच।